नाथपा झाकरी क्या है? नाथपा झाकरी भाई एक परियोजना है, ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया एक बांध है। नाथपा झाकरी बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश है, सतलज नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है भाई। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया, इसे ब्यास नदी भी कहते हैं। जबकि थीन बांध कहेगा, थीन बांध, तो थीन बांध जो होगा वो रावी नदी पर होगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। रावी नदी थीन बांध, रावी नदी थीन बांध हो गया। ब्यास नदी पोंग बांध, ब्यास नदी पोंग बांध। आगे बढ़े। अगला, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा कहेगा, तब गुरुत्वीय में ऊंचा कहेगा तो भाखड़ा नांगल होता है, इसकी हाइट ज्यादा है भाखड़ा नांगल की। हीराकुंड 4.5 किलोमीटर लंबा बांध है, ये महानदी पर स्थित है। महानदी की स्थित बांध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट है, राउरकेला के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर यह बांध बनाया गया है। राउरकेला के पास, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट है, राउरकेला के पास। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बता ही देंगे आप लोग। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी। देखिए ना, ये ऊपर वाली है कौन सा? सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत, और नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत। इनके बीच कौन सी नदी बहती है? तो इनके बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाएगी, क्योंकि ये कहाँ जाती है? भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं है? वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आगे बढ़े। करा, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। राजस्थान में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है लूनी नदी। लूनी, देखिए ये लूनी नदी बहुत छोटी सी नदी है, ये अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। ये पर्वत का नाम है यहाँ पर अरावली माउंटेन। दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है? अरावली पर्वत। दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत। और यहीं से ये नदी निकलती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। किसी कोई दिक्कत है? यहीं पे इसका पानी खत्म हो जाता है। और इसी वजह से कच्छ का जो रण वाला एरिया है, 24 साल के 12 महीना में से ना 10 महीना यहाँ पे पानी लगा रहता है, क्योंकि यहीं पर इसकी पानी पूरा आके ये पानी छितरा देता है, दलदल की तरह। कच्छ का रण, उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय मरुस्थल। यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे। ये एक तरह का मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है? एक क्षारीय मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ये एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? लूनी नदी। साबरमती नहीं, साबरमती सबसे गंदी नदी है। बेतवा नदी पर तावा परियोजना है। तावा परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर है राजस्थान में स्थित इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, सिंचाई नहर। ये नहर के वजह से यहाँ देखिए, पंजाब में एक जगह हरिके बैराज, वहां से एक नहर को निकाला गया है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 जगह जाता है, 3 राज्यों में जाता है। इससे सिंचाई होता है। इस सिंचाई के वजह से ये जो मरुस्थल का एरिया था, यानी जो रेगिस्तान का एरिया था, उसमें पानी की कमी नहीं होती है। जिस वजह से क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला डेजर्ट मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल जो है वो आपका कौन सा मरुस्थल है भाई? वो आपका थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान के लोग चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? चोलिस्तान मरुस्थल, थार मरुस्थल को। ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2016 का। अगला, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को चलाया था वर्गीज कुरियन। किसने चलाया था? वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन के लिए। वर्गीज कुरियन, ये दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। देखिए, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 200 ml दूध लेना चाहिए, लेकिन भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। हमसे ज्यादा दूध दुनिया में कोई उत्पादित नहीं करता है, फिर भी हम लोग दूध सबको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसका 2 रीजन है। एक गरीबी, दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या। लोग जनसंख्या को सीरियस लेते ही नहीं है हमारे देश में। हम दो, हमारे होने दो। हालांकि एक दौर था, कम से कम अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। 2020 के बाद, सन 2000 के बाद, यानी 20 में जिसकी शादी हुई है, आप बहुत कम सुनेंगे कि उनका 8 गो लड़का 9 गो लड़का हुआ है। जितने शादी हुए हैं 2000 मतलब पहले, सन 2000 के पहले, इवन आप कह लीजिए ना 2010 के बाद,
जिनका जो 2010 के बाद शादी हुआ है वो बहुत कम बच्चे उनके हैं, और जो 2010 के पहले में है उधर देखिएगा तो एक दौर बढ़ रहा था। तो जब से 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी आया है ना, सब समझ गए हैं। 4 गो लड़का मैंने 4 गो मोबाइल लगेगा, तो जो बहुत खर्चा लगेगा, 2 गो ठीक है सब हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल किसे कहा जाता है भाई? खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता है जो कब बोया जाता है? बरसात में। कब बोया जाता है? बरसात यानी जुलाई में। वैसा फसल जिसे बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत हो, तो इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल। ये हमेशा जुलाई में बोएंगे, बरसात के समय में। तो कह रहा है इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए, चावल दे तो मुख्य रूप से खरीफ फसल है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए। गन्ना ससुराई दोनों में है, 10 महीना खेत में रहता है, बताइए ना। खरीफ रबी दोनों में चला आता है। गन्ना सबसे ज्यादा खेत में रहने वाला कौन सा फसल होता है? गन्ना होता है। अगर इसे 10 महीना से पहले तोड़ लेंगे तो पंछुछुर हो जाता है, चूसेंगे तो पानी ही नहीं रहेगा। कपास, इसको भी पानी की जरूरत रहती है, लेकिन ये ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकता है कपास। गेहूं एक रबी फसल है, इसे नवंबर के महीने में बोया जाता है। अभी धान काट के लोग अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर लास्ट तक धान लोग काट देंगे और फिर नवंबर में गेहूं बो देंगे लोग। गेहूं बहुत जल्दी हो जाता है, गेहूं को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, नखड़ा नहीं करता है गेहूं। तो गेहूं कैसा फसल है? रबी फसल है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा खरीफ नहीं है? तो गेहूं खरीफ नहीं है। गेहूं कैसा है? रबी फसल है, रबी। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल उसे कहते हैं जिसे 2 बार बोना पड़ता है। जैसे चाय, इसे भी बोना पड़ता है। कहवा, इसे भी रोपाई करनी पड़ती है। रबड़ को भी। गन्ना एक बार बो देंगे, टेंशन खत्म। ये रोपणी फसल नहीं होती है। इनमें से कौन सा ब्राउन पेपर के नाम से जाना जाता है? भूरा रंग का किसे कहा जाता है भैया? जूट जो होता है ना, जूट, जिसको हम लोग कहते हैं पटसन। पटसन जो होता है, पटसन ये भूरे कलर का होता है। इसी जूट का बोरा बनाया जाता है, जिसमें हम लोग आलू प्याज रख के लाते हैं। ठंड के दिन में जानवरों को ओढ़ा देते हैं या फिर जमीन पर बिछा के पैर पोंछते रहते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है। इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर। कपास को हम सफेद सोना कहते हैं, चाय को हम हरा सोना कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनहरा पेपर यानी गोल्डन पेपर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। अगला कह रहा है सोपानी कृषि किसे कहते हैं? सोपानी कृषि किसे कहते हैं? जब कभी भी हम किसी ढाल वाली जमीन पर खेती करते हैं तो उसे सोपानी कृषि कहते हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। तो सीढ़ी नुमा ढाल पर जब हम कभी खेती करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सोपानी कृषि के नाम से जानते हैं। ऐसा चाय पत्ती के लिए किया जाता है। चाय पत्ती के जड़ में अगर पानी लग जाएगा तो चाय पत्ती सड़ जाएगा। हेलो एवरीवन, आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया, उसे क्लिक करें। लिए ढलान पर उसे बोया जाता है कि पानी डगर के नीचे चला जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी ढलानों पर। सही है। पूछ रहा है किसे कहते हैं? पहाड़ी ढलान। छत्ते पे खेती करिएगा, अजब हाल है। शुष्क क्षेत्र में नहीं होगा। पहाड़ की भैया चोटी पे नहीं होगा ना, ढलान पे खेती करेंगे। चोटिया पे कौन सी पहाड़ खेती कीजिएगा? लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। जिम इस चैनल कॉर्बेट को नेशनल लाइक एंड पार्क कहाँ है? सब्सक्राइब जरूर उत्तराखंड करें। में है, 1936 में बनाया गया था। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कब बनाया गया था? 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पूछेगा ये किस नदी के किनारे है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। आगे बढ़े। कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल इस चैनल को पार्क। आपका सब्सक्राइब ज्योग्राफी करें। हो गया। कल कोई और सब्जेक्ट